हेलो एवरीवन, दिस इज उदय प्रताप सिंह, अ मेंटर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसा कि हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसमें हम कई सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था वो था हमारा यूनिवर्स का इवोल्यूशन, और उससे पहले था अर्थ का इवोल्यूशन। तो हम ये अर्थ का इवोल्यूशन और यूनिवर्स का इवोल्यूशन लास्ट वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप वहां से जाकर उनको चेकआउट कीजिए। पहले उन वीडियोस को कंप्लीट देखिए, उसके बाद आप सीरीज में आगे बढ़िए, क्योंकि सभी टॉपिक्स जो है वो सीरीज वाइज लगे हुए हैं। मतलब आप पहला टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा जो अभी कंसेप्ट चल रहा है वो फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो एनसीईआरटी क्लास 11th का जो सब सिलेबस है ज्योग्राफी का, वो बिल्कुल सेम यही है। अगर आप एनसीईआरटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, या आप अगर एनसीईआरटी की समरीज को पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि यूपीएससी हुआ या कोई भी सेंट्रल या स्टेट लेवल ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, उसमें आपका एनसीईआरटी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो सारे टॉपिक्स वही हैं और इसी सीक्वेंस में लगे हुए हैं जैसे यहाँ पर आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम कुछ परिकल्पनाएं कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है वो है हमारा जो महासागर है और महाद्वीप है उनका निर्माण कैसे हुआ है, यानी कि कॉन्टिनेंट और हमारे जो ओशियंस हैं उनका डिस्प्लेसमेंट या उनका श्रिंकिंग या उनका मूवमेंट, जो भी प्रक्रियाएं चलती रही उन प्रक्रियाओं के थ्रू कैसे हमारे महासागर और महाद्वीप अस्तित्व में आए, यानी कि पहली श्रेणी के उच्चावच, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ। तो इसमें हम दो परिकल्पनाएं पढ़ चुके हैं। पहली थी हमारी लॉर्ड केल्विन की परिकल्पना, और दूसरी हमारी परिकल्पना थी लेपवर्थ और लव की परिकल्पना। जैसा कि आपको बताया था कि महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी कुछ परिकल्पनाएं दी, जिनमें तीन परिकल्पनाएं ऐसी थी जो बेसिकली श्रिंकिंग पर बेस्ड थी, मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन पर बेस्ड थी, जिसमें महाद्वीप और महासागरों का निर्माण पृथ्वी के संकुचन के कारण हुआ। और तीन परिकल्पनाएं ऐसी हैं जो कि मूवमेंट पर आधारित हैं, यानी कि ड्रिफ्टिंग पर आधारित हैं, यानी कि महाद्वीप और महासागरों के विस्थापन से संबंधित हैं। तो संकुचन और सिकुड़न के आधार पर जो तीन परिकल्पनाएं थी उसमें लॉर्ड केल्विन की परिकल्पना नंबर 1, सेकेंड जो थी हमारी लेपवर्थ और लव की परिकल्पना नंबर 2, और इसके बाद जो तीसरी परिकल्पना है उसको हम आज पढ़ेंगे, दो कवर कर चुके हैं। तीसरी परिकल्पना है हमारी लोथियन ग्रीन का चतुष्फलकीय सिद्धांत, यानी कि टेट्राहेड्रल कॉन्सेप्ट बाय लोथियन ग्रीन, और यू कैन से टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस बाय लोथियन ग्रीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिकुड़न के आधार पर दी गई परिकल्पनाओं में अंतिम परिकल्पना है। हालांकि इससे पहले एक पेंटागोनल वाली भी दी गई थी, लेकिन उसको ऐसी ज्यादा कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। तो चलिए अब हम यहां से बात शुरू करते हैं। देखिए, लोथियन ग्रीन ने अपनी परिकल्पना में क्या कहा, पहले हम इनके कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि देखिए, पहला पॉइंट है कि पृथ्वी गैस का गोला थी। इनका मानना था कि जो पृथ्वी थी वो गैस का गोला थी, यानी कि ये तो हम पहले भी परिकल्पनाओं में पढ़ चुके हैं। जो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ और इवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट था, या इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स था, कि जो पृथ्वी थी वो एक गैस का गोला थी और वो नेबुला और निहारिका से बनी हुई थी। सेकेंड बात जो इन्होंने कही वो था कि इसकी बाहरी परत ठंडी हुई और कठोर हो गई, यानी कि हमने ये बात भी हम कवर कर चुके हैं पहले कि जो पृथ्वी का आउटर सरफेस थी वो पहले कूल डाउन हुई, ठंडी हुई, और ठंडी होने की वजह से उसमें सिकुड़न पड़ गए, और सिकुड़न पड़ने की वजह से वो कठोर हो गई, सॉलिडिफाइड हो गई, और सॉलिडिफाइड होकर उसने अर्थ की क्रस्ट का निर्माण किया। तीसरी बात इन्होंने कही कि ये जो बाहरी परत थी वो समचतुष्फलक के रूप में ऊपर वाली परत नीचे वाली परत के ऊपर बैठ गई। इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है वो कई इंटरनल स्ट्रक्चर को हम पढ़ें तो कई भागों में बटी हुई है, यानी कि उसका क्रस्ट है, उसका मेंटल है, कोर है। मेंटल में भी दो पार्ट हैं उसका, एक अपर मेंटल, तीन पार्ट है इनफैक्ट, अपर मेंटल है, मिडल मेंटल है एंड लोअर मेंटल है ना। तो इस तरीके से कई सारे पार्ट्स हैं। तो जब पृथ्वी स्टार्टिंग में एक गैस का गोला थी तो उस टाइम पर जो बाहरी परत थी वो उसकी कूल डाउन हुई। कूल डाउन होने से जो बाहरी परत का सॉलिडिफाइड होना शुरू हुआ, जिससे कि आउटर क्रस्ट बनी। क्रस्ट बनने के बाद में जो अंदर का पार्ट था वो धीरे धीरे काफी टाइम तक ठंडा होता रहा। बाहरी परत पहले ठंडी हो गई, अंदर की जो परत थी वो धीरे धीरे बाद में ठंडी हुई। ये तो जो थर्मोडायनेमिक्स में भी रूल है कि जो भी आउटर लेयर होती है वो पहले ठंडी होती है और अंदर की चीजें होती हैं वो बाद में ठंडी होती हैं। तो पहले वाली परत ठंडी होकर सॉलिडिफाइड हो गई, कठोर अवस्था में आ गई, यानी कि वो पृथ्वी का क्रस्ट बना गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो अंदर की परत थी वो अंदर की परत धीरे धीरे ठंडी हुई, तो उसका जो वॉल्यूम था वो कम होता चला गया, क्योंकि कोई भी चीज गर्म से जब ठंडी होती है तो वो आपस में एक दूसरे की तरफ सिकुड़ने की कोशिश करती है, कम जगह घेरने की कोशिश करती है। तो अंदर वाली परत थी वो ठंडी होती चली गई। तो अंदर वाला जो मटेरियल था
वो बाहर वाले मटेरियल से थोड़ा सा अलग हो गया, यानी कि अब जो बाहर वाला मटेरियल था वो अंदर वाले मटेरियल से थोड़ा सा डिस्टेंस बना गया। इससे क्या हुआ कि जो बाहरी वाली परत थी, जो स्फीयर थी, पृथ्वी गोल थी, उसकी बाहरी परत जब बैठी तो वो नीचे वाली परत के ऊपर बैठ गई। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि जब भी कोई स्फेरिकल शेप वाली चीज पर चारों तरफ से समान दाब डाला जाता है, आप कह सकते हैं कि अगर कोई यूनिफॉर्म प्रेशर डाला जाता है, आप इसे देखिए कि इस तरीके से अगर कोई यूनिफॉर्म प्रेशर उस पर डाला जाता है तो कोई भी स्फीयर वाली चीज हमेशा समचतुष्फलक में ही शिफ्ट होती है, मतलब टेट्राहेड्रॉन वाली शेप में शिफ्ट होती है। हम चतुष्फलक और टेट्राहेड्रॉन कई बार बोल चुके हैं, लेकिन एक्चुअली में ये शेप कैसी होती है उस पर थोड़ा बात करते हैं। देखिए, ये वाली जो शेप है ये टेट्राहेड्रॉन शेप है। समचतुष्फलक, समचतुष्फलक एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 4 सतहें होती हैं, मतलब 4 सरफेस होते हैं, और 4 सरफेस होने के साथ साथ उसमें 4 एपेक्स भी होते हैं, मतलब शिखर होते हैं। देखिए सरफेस क्या है, एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस और चौथा सरफेस इसके पीछे होगा। 4 ही इसमें एपेक्स होते हैं, 1 एपेक्स, 2 एपेक्स, 3 एपेक्स और 4 एपेक्स, मतलब 4 शिखर, 1 2 3 4। अब इसके साथ साथ इसमें कुछ एजेस भी होती हैं, मतलब इसमें कुछ किनारे भी होते हैं। तो देखिए, 1 किनारा, 2 किनारा, तीसरा किनारा, चौथा किनारा, 5वां किनारा, 6वां किनारा। अब ये 6 किनारे हो गए इसमें। ये एक ऐसी आकृति है जिसमें 4 समान सतहें पाई जाती हैं, और ये चारों समान सतहें 4 समबाहु त्रिभुज होते हैं जिनके की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि समचतुष्फलक एक ऐसी आकृति है जिसमें 4 समबाहु त्रिभुज एक दूसरे से सटाकर रख दिए जाते हैं और उनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। उसको हम कहते हैं समचतुष्फलक, टेट्राहेड्रॉन शेप। हालांकि एक 3 डायमेंशनल मतलब त्रिविमीय आकृति होती है, लेकिन ये 2 डायमेंशनली हमने इसको यहां पर रिप्रेजेंट किया है। तो आप इसको ऐसे समझें कि ये इसका शीर्ष, ये इसका बेस है और ये इसका शीर्ष है। ये महाद्वीपों के लिए है, महासागरों के लिए ऑपोजिट हो जाएगा, इधर हो जाएगा बेस और इधर हो जाएगा शीर्ष। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं बात को। अब इन्होंने क्या कहा कि जब कोई स्फीयर पर, यानी कि किसी भी गोलाकार आकृति पर चारों ओर से जब यूनिफॉर्म प्रेशर डाला जाता है, समान दबाव डाला जाता है, तो वह आकृति एक समचतुष्फलक के रूप में बैठती है। और यही पृथ्वी के साथ हुआ कि बाहरी परत अंदर वाली परत पर समचतुष्फलक के रूप में बैठ गई। इसमें क्या हुआ कि इस तरीके के 1 2 3 4 इनके शिखर आ गए, एपेक्स। इनके पास 4 सरफेस आ गई। एक सरफेस मतलब एक पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ और चौथा पृष्ठ इसके पीछे जो एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें किनारे आ गए, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 5 और 6 किनारे आ गए। अब बात को समझिए क्या क्या चीजें कहां कहां पर शिफ्ट हुई। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारे एपेक्स हैं, शिखर हैं, यहां पर बनी लॉरेंशिया शील्ड, यानी कि कैनेडियन शील्ड भी बोलते हैं इस शिखर पर। इस वाले शिखर पर बनी अंगारा शील्ड या साइबेरियन शील्ड भी बोलते हैं। इस वाले शिखर पर बनी अंटार्कटिक शील्ड जो कि दक्षिणी ध्रुव में है। अंटार्कटिक ये वाला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव में है और ये वाली सतह जो है वो उत्तरी ध्रुव में है। जितने भी एजेस थे उन पर क्या बना, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और जरा इसको देखिए कि जो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका है ये एक प्लेट पर है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका, तो देखिए इस वाली प्लेट को मान लिया हमने एज, और यहां पर उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका। ये वाली जो प्लेट है इस एक प्लेट पर है यूरोप और अफ्रीका। तो यूरोप और अफ्रीका एक प्लेट पर होने की वजह से आप देखिए कि ये आ गया इस प्लेट पर, इस एज पर यूरोप और अफ्रीका। इस वाले पर आ जाइए एशिया और ऑस्ट्रेलिया। हम जो हमारा इंडिया है उसको हम बोलते भी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक ही हिस्से हैं। तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया एक प्लेट पर हैं। तो आप देख लीजिए इस वाले एज पर एशिया और ऑस्ट्रेलिया बने हुए हैं। तो लोथियन ग्रीन ने जो हमारी पृथ्वी पर वर्तमान में स्थित जो स्थिति है महाद्वीप और महासागरों की, उसको अध्ययन किया। यानी कि देखिए वैज्ञानिकों ने क्या किया भाई, उन्होंने आज के हालात को देखा और उसके बारे में विचार किया। विचार करने के बाद उस पर उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी, अपने कुछ प्रयोगात्मक परीक्षण किए, उसके जो परिणाम निकल कर आए उन्होंने उनको अपनी परिकल्पनाओं में समाहित किया, मतलब उनको इंक्लूड कर लिया।
तो इन्होंने देखा कि जो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका ये एक प्लेट पर है, यूरोप और अफ्रीका एक प्लेट पर है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया एक प्लेट पर है। अब इनके बीच में महासागरों का विस्तार कैसे, आप देखिए उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में कौन सा महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। तो देखिए उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और यूरोप अफ्रीका के बीच में कौन सा महासागर आ गया, अटलांटिक महासागर आ गया। सेम चीज यूरोप और अफ्रीका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाली जो प्लेट है उसके बीच में कौन सा महासागर है, यहां पर इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर क्या आ गया, यहां पर आ गया। यूरोप और अफ्रीका और एशिया ऑस्ट्रेलिया की प्लेट के बीच में हिंद महासागर आ गया। अब इस मैप को अगर हम गोल कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक ग्लोब इस तरह से। अब देखिए उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका एक प्लेट पर है, उसके बाद में यूरोप और अफ्रीका एक प्लेट पर है, इनके बीच में कौन सा सागर है, अटलांटिक महासागर है। यूरोप और अफ्रीका और फिर उसके बाद में एशिया और ऑस्ट्रेलिया एक प्लेट पर है, इनके बीच में कौन सा सागर आ गया, हिंद महासागर, ये वाला जो कि ये आ गया। अब इस ग्लोब को आगे बढ़ाइए, ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया से आगे बढ़ेंगे तो वापस से हमको मिलेगा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये कौन सा महासागर है, यह है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। तो ये बहुत बड़े 1/3 क्षेत्रफल पर है पृथ्वी के लगभग। तो ये कहां पर है, इस एशिया ऑस्ट्रेलिया उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इनके बीच में क्या है, प्रशांत महासागर। तो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका एशिया ऑस्ट्रेलिया ठीक पीछे देखिए, मैंने पीछे लिख दिया, यहाँ पे पीछे क्या है, प्रशांत महासागर। इस पूरे त्रिभुज पर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर यही है। तो आप देखिए ये छोटे छोटे हैं, सबसे पीछे सबसे बड़ा पोर्शन होगा पूरा एक समबाहु त्रिभुज होगा जिस पर क्या है, प्रशांत महासागर। उत्तर में उत्तरी ध्रुव की ओर क्या है, यहाँ पे आर्कटिक सागर है। तो ये समचतुष्फलक में ऊपर क्या है, बेस है, बेस पर क्या है, आर्कटिक सागर है और नीचे अंटार्कटिक शील्ड है। इसके चारों ओर क्या है, सदर्न सी है या अंटार्कटिक सी बोल सकते हैं, जो कि कई सारे महासागरों के जल को इकट्ठा किए हुए है। तो इन्होंने पृथ्वी की वर्तमान स्थिति को जब कंपेयर किया तो वो एक समचतुष्फलक की आकृति से कंपेयर हो गई, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इस वजह से इनकी चतुष्फलकीय जो परिकल्पना है उसको काफी हद तक मान्यता दी गई। लेकिन इसमें कुछ आलोचनाएं भी, उनके बारे में बाद में पढ़ें, पहले जरा इन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। देखिए चतुष्फलक के रूप में जो बाहरी परत थी वो अंदर वाली परत पर बैठ गई, जैसा कि अभी बताया था। सतह पर सागर बने, किनारों पर महाद्वीप बने। तो आप देख लीजिए सतह जो थी उन पर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक सागर और पीछे बैक साइड में क्या है इसके, ये प्रशांत महासागर। फिर क्या था, उत्तरी ध्रुव पर स्थल ज्यादा, दक्षिणी ध्रुव पर जल ज्यादा। बिल्कुल सही बात। देखिए उत्तरी ध्रुव पर स्थल इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी आप कह सकते हैं गोलार्ध है पृथ्वी का, तो उत्तरी गोलार्ध में ही ऑलमोस्ट सभी महाद्वीप आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में एक तो ऑस्ट्रेलिया पूरा है और इसके कुछ हिस्से हैं, मतलब आप ऐसे देख लीजिए, ये है इसकी भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी की भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। तो भूमध्य रेखा से ही पता लगता है कि इस दक्षिणी गोलार्ध में जल ज्यादा है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है। देखिए उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये सभी बड़े मेजर पार्ट जो है वो किसमें है, उत्तर गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण अमेरिका का कुछ भाग है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका का कुछ भाग है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध को हम स्थलीय गोलार्ध यानी कि लैंड हेमिस्फीयर बोलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को हम वाटर हेमिस्फीयर या इक्वेटोरियल हेमिस्फीयर बोलते हैं, या फिर इसको हम जलीय गोलार्ध भी बोलते हैं। ये नाम यहीं से पड़ा हुआ है। इस बारे में बात हम पहले भी कर चुके हैं, स्टार्टिंग में कर चुके, जो हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। नेक्स्ट आता है सागर तथा स्थल का आकार त्रिभुजाकार है। बिल्कुल सही बात, ये बात भी इनकी चतुष्फलकीय संरचना से काफी हद तक मैच करती है। देखिए ये भी सागर त्रिभुजाकार है, ये भी सागर त्रिभुजाकार है, ये भी त्रिभुजाकार है और जो बैक साइड का सागर है वो भी ऑलमोस्ट त्रिभुजाकार, ऑलमोस्ट क्या, वो तो पूरा ही त्रिभुजाकार है। तो यहां पर अगर हम सागरों की स्थिति देखें तो वो कुछ इससे मैच करती है। जो महाद्वीप हैं वो भी त्रिभुजाकार, आप देख लीजिए, ये भी ऑलमोस्ट एक त्रिभुज के रूप में है ना, ये भी ऑलमोस्ट एक त्रिभुज के रूप में है, ये भी ऑलमोस्ट एक त्रिभुज के रूप में है और ये ऑलमोस्ट त्रिभुज के रूप में है और ये वाला भी त्रिभुज के रूप में है। केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अगर हम छोड़ दें तो लगभग सभी महाद्वीप त्रिभुजाकार हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो कंप्लीट ट्रायंगुलर शेप में है, बट ऑलमोस्ट
वो ट्रायंगुलर शेप में है। ऑस्ट्रेलिया को अगर छोड़ दें तो अब इसका रीजन क्या भाई ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का हिस्सा है, तो ऑस्ट्रेलिया कभी इसी का ही पार्ट था जो कि इससे अलग हुआ है। एक और चीज, महाद्वीपों का आधार उत्तर में और शीर्ष दक्षिण में है, मतलब जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनका जो बेस है वो नॉर्थ साइड में है, और जो उनका एपेक्स है, शिखर है, वो उनका दक्षिण की तरफ है। तो ऐसे समझ लीजिए, ये इनका बेस माना जाएगा और ये इनका एपेक्स माना जाएगा, शीर्ष। ये किसका है? कॉन्टिनेंट्स का है। महासागरों का आधार दक्षिण में और शीर्ष उत्तर में है। भाई सीधी सी बात है, महासागर दक्षिण में ज्यादा हैं, तो इनका जो बेस है वो कहां है? दक्षिण में होगा। महाद्वीप उत्तर में ज्यादा हैं, तो इनका बेस कहां होगा? उत्तर में होगा। तो यही बात अगर हम महासागरों के लिए करें तो महासागर, ये तो मान रही महाद्वीप की बात, ये रही महासागर की बात, ये इनका आधार यानी कि बेस होगा और ये इनका शीर्ष होगा, मतलब एपेक्स होगा। तो ये बात तो आधार शीर्ष वाली हो गई। समचतुष्फलक में पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष सबसे कम आयतन होता है, बिल्कुल सही जवाब। जैसे कि ज्योमेट्री को अगर हम पढ़ें या हम मेंसुरेशन को पढ़ें तो हमें पता लगता है कि जो स्फीयर शेप होती है, जो एक गोलाकार आकृति होती है, वो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष मैक्सिमम वॉल्यूम कंटेन करती है। यानी कि एनी स्फेरिकल शेप कंटेन्स मैक्सिमम वॉल्यूम रिलेटेड टू इट्स सरफेस एरिया, और वही चीज ऑपोजिट हो जाती है टेट्राहेड्रॉन के लिए, यानी कि समचतुष्फलक के लिए। समचतुष्फलक क्या होता है कि वो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष सबसे कम वॉल्यूम कंटेन करता है, मतलब सबसे कम आयतन रखता है। यानी कि अगर हम गोले को समचतुष्फलक बना दें तो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष उसका आयतन कम होगा, क्योंकि गोले का अगर आयतन कम किया जाएगा तो बाहर से उसको दबाया जाएगा, तभी तो उसका आयतन कम होगा। तो जब उसको दबाया जाएगा तो उसका जो अंदर वॉल्यूम होगा वो कम होगा। पृथ्वी के साथ ऐसा ही तो हुआ कि जब पृथ्वी पर यूनिफॉर्म प्रेशर यानी कि समान दाब चारों तरफ से डाला गया तो उसका अंदर का आयतन कम हुआ, क्योंकि अंदर चीजें जो पदार्थ था वो सिकुड़ा, उसका घनत्व तो बढ़ा, और इस वजह से क्या हुआ कि अंदर वॉल्यूम कम हो गया और बाहर की आकृति समचतुष्फलक के रूप में आपके सामने आ गई। तो ये कुछ था इनकी परिकल्पना से संबंधित तथ्य। आप जरा एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी आलोचनाओं पर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं इनकी आलोचनाओं के बारे में। ये आलोचना है, इनकी क्रिटिक्स है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई लोथियन ग्रीन की परिकल्पना जो है चतुष्फलक, समचतुष्फलकीय है, उस परिकल्पना का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो फिर हम इस तरह के पॉइंट्स पर बात करेंगे। ये कुछ शॉर्ट नोट पॉइंट्स हैं, आप इस फिगर को इन पॉइंट्स से मैच करेंगे। अब देखते हैं सबसे पहली चीज इनका ऐसी क्या बात थी जो कि इनकी परिकल्पना के थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट में थी। सबसे पहली चीज, प्रशांत महासागर वास्तव में, एक्चुअली अगर हम अभी की स्थिति देखें तो प्रशांत महासागर वास्तव में पृथ्वी के 1/3 भाग पर है, जो कि सिद्धांत के विरुद्ध है। यानी कि वर्तमान में प्रशांत महासागर इस अर्थ के टोटल सरफेस एरिया का ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट, मतलब 1/3 भाग को घेरे हुए है। जबकि अगर हम इस सिद्धांत की बात करें तो ये 4 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बनता है। एक समबाहु त्रिभुज, 2 समबाहु त्रिभुज, तीसरा समबाहु त्रिभुज और चौथा समबाहु त्रिभुज इसके पीछे है। इस बात को आप समझिए, 3 डायमेंशनल शेप है, आप इसको समझिए। तो इसके हिसाब से तो 25%, 25%, 25% एंड 25% बैक साइड में, मतलब केवल 25%, यानी कि प्रशांत महासागर केवल 1/4 भाग पर होना चाहिए 25% पर, जबकि ऑलमोस्ट 30% के राउंड फिगर में है, तो ये 1/3 भाग पर है। तो ये परिकल्पना में थोड़ा सा चेंज यहां पर आता है कि ये परिकल्पना इस बात को साबित नहीं करती है। दूसरी चीज, ये परिकल्पना प्लेट विवर्तनिकी के विरुद्ध है, क्योंकि जो प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत है, प्लेट विवर्तन का सिद्धांत है, वो मूवमेंट पर आधारित है। मतलब हमारी पृथ्वी पर 6 बड़ी विशाल प्लेटें और लगभग 20 छोटी छोटी प्लेटें मौजूद हैं। ये प्लेट विवर्तनिकी में ऐसा कहा गया है, जबकि यहां पर प्लेट्स की बात नहीं की गई है, यहां पर बात की गई है अर्थ के श्रिंक होने की, अर्थ के सिकुड़ने की। तो ये सिद्धांत सिकुड़न पर है, ये विवर्तनिकी पर है, तो ये सिद्धांत इसकी व्याख्या भी नहीं करता है। महाद्वीपीय विस्थापन के भी विरुद्ध है, यानी कि जो अभी महाद्वीपीय विस्थापन आने वाले हैं, एफ.बी. टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो ये भी ड्रिफ्ट थ्योरी भी मूवमेंट पर आधारित है, जबकि ये थ्योरी कॉन्ट्रैक्शन पर आधारित है, श्रिंकिंग पर आधारित है। तो ये जो चतुष्फलकीय सिद्धांत है वो इस सिद्धांत की भी व्याख्या नहीं करता है। एक बहुत जरूरी बात देखिए, यह
सिद्धांत मोड़दार पर्वतों के बारे में नहीं बताता है, जबकि प्रशांत महासागर चारों ओर से मोड़दार पर्वतों से घिरा हुआ है। देखिए प्रशांत महासागर किन किन महाद्वीपों से घिरा हुआ है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है, और इसके बाद में जो ऑस्ट्रेलिया है उससे घिरा हुआ है, और एशिया से घिरा हुआ है। तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। उत्तर अमेरिका में देखिए रॉकीज है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, ऐसे ही जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया है वहां पर भी मोड़दार पर्वत है। तो प्रशांत महासागर चारों ओर से जो फोल्डेड माउंटेन्स है, मोड़दार पर्वत मतलब फोल्डेड माउंटेन्स से घिरा हुआ है, जबकि इस परिकल्पना में कहीं पर भी मोड़दार पर्वतों की कोई व्याख्या नहीं की गई है। तो इस वजह से ये भी इनके लिए आलोचना का कारण बनती है, ये वाली बात। तो ये रही इनकी आलोचना है। अब जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि पृथ्वी अपनी जगह पर घूर्णन कर रही है, लेकिन और वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ये समचतुष्फलक थी या समचतुष्फलक है या अभी भी किसी यूनिफॉर्म प्रेशर की वजह से समचतुष्फलक के रूप में कन्वर्ट होती चली जा रही है, तो सिर्फ एक सिरे पर समचतुष्फलक का मूवमेंट यानी कि इसका रोटेशन होना, जो घूर्णन है, घूर्णन होना संभव नहीं है। मतलब ये जो है वो बैलेंसिंग को भी कॉन्ट्राडिक्ट करती है ये थ्योरी। यानी कि समचतुष्फलक के एक कोने को हम अगर इसका अक्ष मान लें, इसका एक बेस मान लें, तो इस बेस पर एक समचतुष्फलक घूम नहीं सकता, वो तो सिर्फ एक स्फेरिकल शेप ही घूम सकती है। तो ये भी एक क्या है, जो पृथ्वी का घूर्णन है वो भी इस समचतुष्फलक के आधार पर नहीं हो सकता। तो ये थी लोथियन ग्रीन की समचतुष्फलकीय परिकल्पना। एक बार हम लोग रैपिडली ओवरव्यू ले लेते हैं। लोथियन ग्रीन ने अपनी परिकल्पना में बताया कि पृथ्वी प्रारंभ में एक गैस का गोला थी, जिसका कि आउटर सरफेस पहले ठंडी हो गई, कूल डाउन हो गई, और जो अंदर की परत थी वो धीरे धीरे काफी लंबे समय तक ठंडी होती रही। बाहर वाली जल्दी ठंडी हो गई तो वो सॉलिडिफाइड मतलब कठोर हो गई, कठोर होकर वो क्रस्ट का निर्माण कर गई। अंदर वाली परत धीरे धीरे ठंडी हुई तो सिकुड़ती चली गई, तो बाहर वाली परत अंदर वाली परत के बीच में गैप आ गया, जिससे कि बाहर वाली परत अंदर वाली परत पर बैठ गई। और किसी भी स्फेरिकल शेप पर अगर यूनिफॉर्म प्रेशर लगाते हैं, समान दाब डालते हैं चारों ओर से, तो वो समचतुष्फलक के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए पृथ्वी समचतुष्फलक के रूप में कन्वर्ट हो गई, जिसमें कि 4 सतहें थी मतलब 4 सरफेस थे, और जिसके कि 6 एजेस थी मतलब 6 किनारे थे, और उसके 4 एपेक्स यानी कि 4 उसके शीर्ष थे। चारों शीर्षों पर कुछ शील्ड बन गई, जैसे कि आपके सामने कैनेडियन शील्ड, साइबेरियन शील्ड और अंटार्कटिक शील्ड। इनके दूसरे नाम लॉरेशियन शील्ड, अंगारा शील्ड और इसको गोंडवाना शील्ड भी बोलते हैं। अंटार्कटिक शील्ड को गोंडवाना शील्ड भी बोलते हैं। तो ये इनके शील्ड बन गए इनके चारों कॉर्नर्स पर। उसके बाद में जो एजेस थी उस पर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया हो गए। इस वाली शील्ड पर ऊपर जो वाला भाग था ये उत्तरी ध्रुव हो गया, नीचे वाला भाग जो था वो दक्षिण ध्रुव हो गया, और नीचे वाले की तरफ आकर सभी शील्ड, सभी जो एजेस थे वो नीचे आकर दक्षिण ध्रुव के कॉर्नर पर आकर मिलते थे। इस तरह से उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के बीच में अटलांटिक महासागर, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच में हिंद महासागर, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बीच में पीछे की तरफ जो प्रशांत महासागर बना। तो इस तरह से जो वर्तमान पृथ्वी के वर्तमान पृथ्वी पर जो स्थिति है मौजूद है, जो वितरण हुआ महाद्वीप और महासागर का, वो समचतुष्फलक से काफी हद तक मिलता जुलता है। लेकिन कुछ इनकी आलोचनाएं थी जो आपके सामने है। तो इस तरह से हमारी लोथियन ग्रीन की परिकल्पना समाप्त होती है, खत्म होती है। नेक्स्ट हमारी जो परिकल्पना है वो है हमारी FB टेलर की। तो इस बात को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आप इसका नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिविजन करिए। लेकिन जिन लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं वो इससे पहले की वीडियोस पहले देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको जाकर आप चेकआउट कीजिए, देखिए, उसके बाद इसको देखिए, आपको प्रॉपर चीज समझ में आएंगे, सीक्वेंस चलेगा। तो चलिए आज की बात आप यहाँ पे खत्म करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव फॉर योर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। थैंक यू।